पूर्णिमा के जाने के बाद कशिश ने अपना फोन उठाया तो देखा उसमें आधार के 6 मिस कॉल थे। उसने तुरंत ही कॉल बैक किया। एक भी रिंग पूरी नहीं हुई होगी कि आधार ने कॉल पिक कर लिया। कहाँ थी तुम? कब से कॉल कर रहा हूँ, कॉल भी रिसीव नहीं कर रही हो तुम। एक्चुअली मेरा फोन साइलेंट पर था, कशिश ने आराम से कहा। फट, साइलेंट पर? घर पर होने के बावजूद अपना फोन साइलेंट पर कौन रखता है? क्या मतलब? घर पर होने के बावजूद मेरा किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा था, फोन से डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए कर दिया साइलेंट। और ये सब छोड़िए, ये बताइए आपको क्या काम था कि 15 मिनट में ही 6 बार आपने मुझे मिस कॉल लगा दिया। कशिश ने जब ये सवाल किया तो आधार चुप हो गया। हेलो, हेलो सर, आप सुन रहे हैं? हाँ, मैंने तुमसे पूछने के लिए कॉल किया था कि तुम आज बिना मुझे इन्फॉर्म किए ऑफिस से जल्दी घर आ गई। आप मीटिंग में थे सर, और मेरा यहाँ आना जरूरी था, इसलिए आ गई। कुछ भी था, पर तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। आई एम सॉरी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, कशिश ने अपनी गलती मानते हुए कहा। हाँ, आधार ने बस इतना ही कहा। ठीक है सर, फिर मैं फ़ोन रखती हूँ, कशिश ने कहा। क्यों? आधार के मुंह से अचानक निकला। मेरा मतलब है, कोई काम है? नहीं, अभी इस वक्त तो कोई काम नहीं है, पर कल है, वे भी बहुत सारा काम। वे क्या है ना, हमारा फैशन शॉप किसी कारण 2 दिन आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। और मेरा जो बॉस है वह एक नंबर का अकड़ू अड़ियल है। कल अगर देर से पहुंची तो जाते ही बरस पड़ेगा। बस बस बस, मुझे अब तुम्हारे बॉस की तारीफ नहीं सुननी है, रख रहा हूँ फोन। इतना कहकर आधार ने कॉल कट कर दिया। वहीं कॉल कट होने के बाद वह हंस पड़ी। अचानक पूर्णिमा की याद आई तो लगभग दौड़ती हुई वह नीचे चली गई। पूर्णिमा के दिमाग में पूरी रात कशिश की बातें चलती रही। करवटों ही करवटों में रात लगभग निकलने को हुई। सारी रात ठीक से नींद न आ पाने के कारण, सुबह में नींद लगने के कारण सुबह पूर्णिमा की आंख देर से खुली। कशिश ने भी उसे नहीं उठाया कि थोड़ा आराम मिल जाएगा। पूर्णिमा की जब नींद खुली तो घड़ी में 8:10 हो रहे थे। वे बिस्तर से उठी और फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर आई तो 8:30 हो चुके थे। पूर्णिमा बाहर आई तो कुछ पल खड़ी की खड़ी रह गई, क्योंकि उसके सामने अभ्यंक उसे चाय पीता हुआ दिखा। उसने अपनी आंखों को मसलते हुए फिर से देखा। उसने एक दो बार ऐसा किया, तभी रसोई से आती हुई कशिश ने कहा, क्या हुआ? जीजा जी दिख रहे हैं तुझे? उसकी बात पर पूर्णिमा ने उसे अजीब सी नजरों से देखा। इधर आ, अब तुझे वह सिर्फ दिखेंगे नहीं, महसूस भी होंगे। इतना कहकर कशिश उसे लेकर अभ्यंक के पास गई, जहां वह बैठा था। ठीक उसके बिल्कुल पास उसे बैठा दिया, जिससे एक दूसरे की बाहें आपस में टच हुई। अचानक ही पूर्णिमा उठकर खड़ी हो गई। क्या हुआ? विश्वास हुआ? कशिश ने उसे छेड़ते हुए कहा। तो पूर्णिमा ने उसे घूरा, पर कशिश ने उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए कहा, तू जीजा जी के पास बैठ, मैं तेरे लिए भी चाय लेकर आती हूँ। और इन्हें भी जाने मत देना बिना नाश्ता किए, बना रही हूँ मैं नाश्ता। इतना कहकर वह वापस रसोई में जाने को हुई। कशिश, पापा कहाँ हैं? पूर्णिमा ने उसे रोकते हुए पंकज जी के बारे में पूछा। वे अक्षु को स्कूल छोड़ने गए हैं। इतना कहते हुए कशिश रसोई में चली गई। वहीं कशिश के जाने के बाद वहां पर अब बस वही दोनों थे। पूर्णिमा ने कुछ नहीं कहा तो अभ्यंक ने ही चाय पीकर चाय का खाली कप टेबल पर रखते हुए बोला, बैठिए, खड़ी क्यों हैं? पूर्णिमा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अभ्यंक से थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गई। अब वहां पर सिर्फ खामोशी थी। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ देर बाद अभ्यंक ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, बिना बताए आ गई, और आने के बाद कोई कॉल भी नहीं किया। अभ्यंक का व्यवहार और उसकी बातें पूरी तरह सामान्य थी। पूर्णिमा ने धीरे से अपनी नजरें झुकाकर कहा, मैं माँ और चाचू से परमिशन लेकर आई हूँ। उसकी इस बात पर अभ्यंक ने कुछ नहीं कहा। कुछ पल बाद वे बोला, आप ठीक नहीं लग रही, तबीयत सही नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक हूँ मैं। इस बार भी पूर्णिमा ने अपनी नजरें नीची रखी। आपने अपने मायके आकर ऐसा तो कोई गुनाह नहीं कर दिया कि आपको अपनी नजरें झुकाकर बात करनी पड़े, अभ्यंक ने उसे देखते हुए कहा। अभ्यंक की बात सुनकर पूर्णिमा ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा। अभ्यंक अपनी फीकी सी मुस्कान अपने होठों पर सजाए उसे ही देख रहा था। मैं अभी आई, इतना कहकर वह तेज कदमों से अपने कमरे में चली गई। अभ्यंक उसे जाते हुए देखता रहा। पूर्णिमा कहाँ गई? रसोई से आती हुई कशिश ने अभ्यंक को अकेले बैठा हुआ देखकर कहा, अंदर गई है शायद। अभ्यंक ने बस इतना ही कहा। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कशिश ने कहा तो अभ्यंक उसे देखने लगा।
मैं अभी आधे घंटे किचन में ही बिजी रहने वाली हूँ। और मामा जी तो दूध और सब्जियां सब लेकर आने वाले हैं, तो उन्हें भी 40 से 45 मिनट लग ही जाएंगे। अभियंक अजीब सी नजरों से उसे देख रहा था कि ये लड़की क्या कुछ भी बोले जा रही है। तभी कशिश ने फिर से कहा, वेयर हाउस का कमरा। शरारत भरी मुस्कान के साथ इतना कहकर वे वापस किचन में चली गई। पहले तो उसे समझ नहीं आई उसकी बातें, पर जब समझ आई तो उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। अभियंक उठकर पूर्णिमा के कमरे में आ गया। कमरे में आकर उसने चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाई, पर पूर्णिमा उसे कहीं नहीं दिखी। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वह समझ गया कि पूर्णिमा बाथरूम में है, इसलिए उसने सोचा कि वह वहीं पर उसका इंतजार करेगा। तब तक वह उसके कमरे का मुआयना करने लगा। तभी कमरे के ही एक कॉर्नर में एक तरफ छोटा सा टेबल लगा था। उसके आसपास ढेर सारी किताबें बहुत सुंदर तरीके से सजा कर रखी हुई थी। अभ्यंक उस ओर बढ़ा और किताबें देखने लगा। किताबें देखते देखते वह एक किताब खोलकर वहीं बैठकर उसे पढ़ने लगा। वे पढ़ने में मशगूल था कि उसे किसी की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो पूर्णिमा दूसरी तरफ मुड़कर अपने गीले बाल सुखा रही थी। उसने इस समय ग्रीन कलर का सलवार सूट पहना था और उसका दुपट्टा बिस्तर पर पड़ा था। अपने बालों को सुखाती पूर्णिमा को शायद आभास नहीं था कि इसी कमरे में अभ्यंक है। पूर्णिमा ने अपने बाल सुखाए, फिर आईने के सामने आ गई। उसने सिंदूर उठाकर जैसे ही अपनी मांग भरी, उसकी नजर अपने हाथ में किताब लिए पीछे खड़े अभ्यंक पर गई। वह जल्दी से पलट गई और बोली, आप यहाँ? अभ्यंक ने कुछ भी नहीं कहा और अपने हाथ में पकड़े हुए किताब को रखकर उसकी ओर जाने लगा। पूर्णिमा यूं ही खड़ी उसे देखती रही। अभ्यंक के कदम उसकी ओर बढ़ते रहे। अभ्यंक के कदम उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसकी नजरें पूर्णिमा के चेहरे पर ही टिकी हुई थी, जिसे महसूस कर पूर्णिमा को घबराहट सी होने लगी। इसी घबराहट में जब उसने अपने दुपट्टे को ठीक करना चाहा तो वे तो था ही नहीं, जिसे पूर्णिमा की घबराहट और बढ़ गई। वह आगे बढ़ी ताकि बिस्तर से दुपट्टा ले पाए, पर बीच में ही अभ्यंक ने उसकी कलाई पकड़ उसे रोक लिया। उसने धीरे से उसकी कलाई पर जोर देते हुए उसे अपनी ओर खींचने लगा। जब वह पास आई तो उसे आगे कर वह खुद उसके पीछे आया और उसके बालों को पकड़कर उसके कंधे से एक तरफ कर दिया। पूर्णिमा की तो जैसे सांसें ही अटक गई। अभ्यंक ने उसकी कुर्ती की डोरी को थामा और उसे बांधने लगा। डोरी बांधने के दौरान जब अभ्यंक की उंगलियों का स्पर्श उसकी खुली पीठ पर हुआ तो आंखें स्वतः ही बंद हो गई। धड़कन के साथ सांसों की रफ्तार भी बढ़ गई। अभ्यंक की नजरें आईने पर पड़ी, जहां पूर्णिमा की पूरी छवि दिख रही थी। उसे इस तरह देखकर उसकी धड़कन भी शोर मचाने लगी। अभ्यंक उसकी तरफ थोड़ा सा झुका और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, इस खूबसूरती के साथ इस तरह की अदाएं दिखाएंगी आप, तो मेरा बहकना लाजमी है, और मैं बहका तो बाद में बुरा आप ही मानेंगी। अभ्यंक ने जैसे ही ये कहा, पूर्णिमा ने झट से अपनी आंखें खोल ली। दोनों की नजरें आईने के जरिए मिली तो पूर्णिमा से रहा ही नहीं गया और वे जल्दी से घूमकर अभ्यंक के सीने से लग गई। वहीं पूर्णिमा का उसे इस तरह गले लगना अप्रत्याशित था, जिसका अंदाजा अभ्यंक को बिल्कुल नहीं था। अभ्यंक क्या, शायद पूर्णिमा को भी नहीं था। अभ्यंक भी अब ज्यादा ना सोचते हुए उसने अपनी दोनों बाहें उसके आसपास कस दी। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे, पर कब अभ्यंक को पूर्णिमा की सिसकियां सुनाई दी तो उसने उसे खुद से अलग किया। पूर्णिमा की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। अभ्यंक ने उसके आंसू पोंछे और बोला, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? मैं आपके कमरे में आया इसलिए। आई एम सॉरी, मैं तो बस आपसे मिलने आया था और कुछ नहीं। मैं तो बस। अभ्यंक बोल ही रहा था कि उसका रोना और तेज हो गया। अभ्यंक ने कहा, ओके ओके, मैं जाता हूँ, आप प्लीज चुप हो जाइए। इतना कहकर अभ्यंक वहां से जाने को हुआ कि पूर्णिमा ने उसके सीने से उसकी शर्ट को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसे खींचते हुए रोका। अभ्यंक ने उसकी ओर नासमझी से देखा तो पूर्णिमा अपनी आंसुओं भरी आंखों से उसे घूर रही थी। वह कुछ कह पाता या बोल पाता, उससे पहले ही पूर्णिमा ने अपने दोनों पैरों की एड़ियों को ऊपर उठाया और बिना एक पल गंवाए अपने अधों को उसके अधों से जोड़ दिया। अभ्यंक के लिए पूर्णिमा का यह स्टेप किसी झटके से कम नहीं था। उसे कुछ पल लगे ये यकीन करने में कि वह कोई सपना तो नहीं देख रहा है, बल्कि जो भी हो रहा है वह हकीकत है। पर जब उसे यकीन हो गया कि पूर्णिमा सच में उसे किस कर रही है, तब उसने भी अपने हाथ उठाकर उसे उसकी कमर से थामकर अपनी ओर खींचकर उसे खुद से और चिपका लिया और फिर वह भी उसका साथ देने लगा।
आज दोनों खोए थे एक नई दुनिया में, तैयार थे शायद एक नए सफर के लिए। दोनों डूब चुके थे आज एक दूसरे के इश्क में। अभयंक के इश्क का एहसास हुआ तो उसने पूर्णिमा को करा दिया था। अब बारी पूर्णिमा की थी। कुछ देर बाद जब दोनों अलग हुए तो दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। अभयंक ने अपना माथा उसके माथे से जोड़ लिया। पूर्णिमा ने आवेश में आकर या फिर प्रेम के कारण पहल तो कर दिया, पर अब शर्म से बोझिल उसकी पलकें उठने को तैयार नहीं थी। उसे ऐसे देखकर अभयंक के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। अभयंक ने थोड़ा झुककर धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, क्या हुआ? हम्म? पूर्णिमा ने नजरें झुकाए हुए ही नामे गर्दन हिलाया और फिर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। पूर्णिमा का इस तरह उससे शर्माकर उसी के आगोश में समा जाना उसे बहुत ही भा रहा था। कुछ देर तक यूं ही एक दूसरे के साथ को महसूस करते हुए खड़े रहे, पर फिर अभयंक ने पूर्णिमा से पूछा, घर चले? उसके पूछने पर पूर्णिमा ने इस बार भी कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिला दिया। ठीक है, तैयार होकर जल्दी आइए, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, अभयंक ने कहा। फिर प्यार से उसका माथा चूमकर बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद पूर्णिमा ने खुद को आईने में देखा, फिर खुद से ही शर्माकर अपने हंसते हुए अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। लगभग 20 मिनट बाद पूर्णिमा तैयार होकर बाहर आई तो अभयंक बैठा पंकज जी से बातें कर रहा था। पूर्णिमा के आते ही अभयंक की नज़र पूर्णिमा पर पड़ी तो पूर्णिमा भी उसे ही देख रही थी, पर अभयंक से नजरें मिलते ही उसने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन होठों पर मुस्कान अभी बरकरार थी। वहीं उसे इस तरह शर्माकर मुस्कुराता देख वे भी मुस्कुरा उठा। पंकज जी की बारीकी नजरें दोनों पर थी। पूर्णिमा किचन में कशिश के पास चली गई, जो सबके लिए नाश्ता टेबल पर लगाने जा रही थी। तो आखिर मना ही लिया आपने मेरी बेटी को, इसलिए चुना था इन पारखी नजरों ने आपको, पंकज जी ने कहा तो अभयंक ने भी बोला, करेक्शन, चुना मैंने था आपकी बेटी को अपने जीवन साथी के रूप में। शादी के रूप में आपने मुझे स्वीकारा है, अभयंक ने कहा तो उसकी बात सुनकर वे मुस्कुरा उठे। सभी ने साथ मिलकर नाश्ता किया। फिर पूर्णिमा अभयंक के साथ ऑफिस के लिए निकल गई। पूरे रास्ते पूर्णिमा शर्माती रही और अभयंक उसे शर्माता देख खुश होता रहा। पूर्णिमा के ऑफिस पहुंचने से पहले पूर्णिमा के नंबर पर 2 बार किसी का कॉल आया, जिसने पूर्णिमा के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी, पर उसने जल्दी से उसे छुपा भी लिया। अभयंक जो था उसके साथ, पर उसे ये कहाँ पता था कि उसके पति की पांच की आंखें बहुत ही कुछ परख और समझ चुकी है। उसने पूर्णिमा को उसके ऑफिस छोड़ा और फिर शाम को लेने आने का कहकर खुद अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अभयंक आज बहुत ही खुश था और उसकी ये खुशी सबको दिख रही थी, पर उस खुशी के साथ अभयंक के दिमाग में अब और भी बहुत कुछ चल रहा था, जिसका पता सिर्फ उसे ही था। इधर आधार के ऑफिस में कशिश पूरी तरह काम में मशगूल थी। आधार ने कई बार उससे बात करना चाहा, पर वह कोई ना कोई काम का बहाना बनाकर उसे टाल देती। इधर अंशिका दक्षिता और अक्ष को लेने स्कूल गई थी। इस समय घर पर देविका जी, लतिका जी और दक्ष था। देविका जी तो दवाइयाँ लेकर अपने कमरे में सो रही थी, पर दक्ष और लतिका की इस समय कोई मीटिंग चल रही थी। आप कुछ करते क्यों नहीं दामाद जी? ऐसे तो ये दोनों मियाँ बीवी मेरे बच्चों के हक अधिकार का भी खा जाएंगे, लतिका जी ने बेचैनी से अपने कमरे में टहलते हुए कहा। इंतजार सासू माँ, इंतजार, सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए सही समय का इंतजार कीजिए, दक्ष ने अपने हाथ में लिए ग्लास से कुछ पीते हुए कहा। कब से आप यही डायलॉग मारे जा रहे हैं, पर अब तक आपका सही समय नहीं आया, लतिका जी ने खींचते हुए कहा। सही समय तो कब का आ जाता, अगर आपकी लाडली बीच में ना आती। क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हूं, प्यार जो इतना करता हूं आपकी बेटी से। तुम्हारे प्यार पर तो मुझे शुरू से शक है, बस अपनी बेटी के कारण चुप हूं, वरना जिस दिन मुझे इतना सा भी पता चला कि तुम मेरी बेटी को धोखा दे रहे हो, उस दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा, याद रखना, लतिका जी ने दक्ष को धमकाते हुए कहा। कमाल का ससुराल है मेरा, बेटी अपने पति पर अंधविश्वास करती है और सासू माँ को दामाद पर एक रत्ती भर भरोसा नहीं, दक्ष ने दूसरा अपना हाथ घुमाते हुए कहा। भरोसे लायक इंसान भी होना चाहिए, और तुम कितने बड़े लालची हो, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। चोर चोर मौसेरे भाई, यहाँ चोर चोर सास और दामाद है। इतना कहकर दक्ष हंसने लगा। ये सब छोड़ो, असली बात पर आते हैं, जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम जिस तरह से पूर्णिमा को देखते हो अपनी ललचाई आंखों से, तो उसे जरा काबू में रखो, वरना जल्दी ही दुनिया से विदाई हो जाएगी। कौन देगा मुझे विदाई?
दक्ष प्रजापति कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। मैं जो भी करता हूँ पूरी प्लानिंग के साथ करता हूँ। तुम्हारा इरादा जिस दिन उस अभ्यंग को पता चला तो जान ले लेगा तुम्हारी। अपनी बहन से हद से ज्यादा प्यार करता है वे। एक आंसू बर्दाश्त नहीं होते उसे उसकी आंखों में। मैं भले ही उसे कितनी भी नफरत कर लूं, पर उसका जो अंशिका के लिए प्यार है उस पर मैं कभी शक नहीं कर सकती। यहाँ तो तुम उसकी बहन के साथ उसकी बीवी को टारगेट कर रहे हो। लगता है जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है तुम्हारी। इतना कहकर लतिका जी कमरे से बाहर चली गई। उनके जाने के बाद दक्ष ने अपनी गंदी हंसी हंसते हुए कहा, पूर्णिमा क्या चीज हो तुम। जिस दिन से देखा है बेचैनी हर रोज बढ़ती ही जा रही है।